म्युनिसिपल बॉन्ड, चार धाम प्रोजेक्ट, आदि महोत्सव, 1.5 टाइम्स MSP, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, BNT 162B2, कावन, AIPA, हनी मिशन, मार्कोज मिशन कोविड सुरक्षा। हेलो फ्रेंड्स, डेट है आज 4 दिसंबर 2020 और ऊपर दिए टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे। चलते अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक किस पे है? म्युनिसिपल बॉन्ड। म्युनिसिपल बॉन्ड क्या है? पहले तो जी बॉन्ड समझते हैं, बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड जी मान लो एक सर्टिफिकेट की तरह मान लो, आप एक कागज़ सा होता है, एक ये कागज़ है, इस पे मान लो जो कोई बॉन्ड, मान लो कोई कंपनी इशू कर रही है बॉन्ड, तो क्या है कि एक कागज़ पे लिखा होगा कि ये 1,000 रुपये का बॉन्ड है जी। और मान लो कोई पर्सन खरीदना, मान लो मैं खरीदना चाहता हूँ इसे, कोई ए पर्सन इसे बाय करना चाहता है, तो इसे खरीदेगा 1,000 रुपये में। इसका क्या फ़ायदा होगा ए पर्सन का? ये कंपनी इसे कुछ इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी। मान लो कहेगी कि मैं 10% ब्याज दूंगी अगले 5 साल तक। ये 5 साल का बॉन्ड हो गया जी, ठीक है जी। तो इस कागज़ पे लिखा हुआ है कि ये 5 साल का बॉन्ड है और 10% इसे इंटरेस्ट हर साल मिलेगा पर ईयर। तो क्या होगा कि 5 साल में इसे 10% के हिसाब के 100 पे यानी कि 10 मिलेगा, 1,000 पे 100 यानी कि 5 साल में कितना हो जाएगा? 500। 5 साल में इसे 500 रुपये क्या मिलेगा? इसे ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और दूसरा क्या होगा कि इसे 1,000 रुपये भी मिलेंगे जब ये बॉन्ड को वापस करेगा कंपनी को 5 साल बाद, तो 1,000 रुपये भी मिलेंगे और 500 रुपये जो इंटरेस्ट के थे इसके वो भी मिलेंगे, ठीक है जी। ये होता है बॉन्ड। अब हम देखते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होता है। म्युनिसिपल बॉन्ड को जी मुनी बॉन्ड भी बोलते हैं, मुनी। ये म्युनिसिपल क्या होता है? मतलब इसे इशू करती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब हमारे इंडिया में आपको पता है 3 टियर गवर्नमेंट है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, एक फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है और फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में विलेज लेवल पे होती है पंचायती राज सिस्टम, जो सरपंच वगैरह के इलेक्शन होते हैं, पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं उसे। और अर्बन एरियाज़ में, शहरी एरिया में जो सिटी वगैरह होते हैं शहर, उनमें होती है म्यूनिसिपाल्टी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह उन्हें बोलते हैं। तो ये लोकल लेवल पे म्यूनिसिपल, इसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपाल्टी इशू करती है इन बॉन्डों को, तो इसलिए इसे म्यूनिसिपल बॉन्ड बोलते हैं। और शॉर्टकट में इसे मुनी बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये किस लिए इशू किया जाता है? ये जी फाइनेंस करता है, किस किस को फाइनेंस करने के लिए? पब्लिक प्रोजेक्ट सच एज रोड्स, स्कूल्स, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड रिपेयर्स को फाइनेंस करने के लिए ये इशू किया जाता है। और हाँ, ये म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होते हैं? डेटेड सिक्योरिटीज़ होती हैं। डेट सिक्योरिटी का मतलब है जी एक तरह से कर्ज, यानी कि मान लो कोई कंपनी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड इशू कर रही है, तो ये पब्लिक को इशू कर रही है ना, तो पब्लिक से पैसे ले रही है बॉन्ड इशू करके, यानी पब्लिक से पैसे ले रही है, एक तरह से कर्ज ले रही है ना, डेट ले रही है, उधार ले रही है, इसलिए इसे डेटेड सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये देख लो, अभी अभी न्यूज़ में क्या होता है, क्योंकि जी लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभी म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया है यूपी में जी, लखनऊ, यूपी की कैपिटल आपको पता होगा। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभी इशू किया है। लेकिन सबसे फर्स्ट जो म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया था, किसने किया था? बेंगलोर ने किया था। बेंगलोर ने, फर्स्ट सिटी बेंगलोर इन इंडिया टू इशू म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। इसने 125 करोड़ रुपए का बॉन्ड इशू किया था, म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किए थे बेंगलोर ने 1997 में। और उसके बाद अहमदाबाद ने किए थे 1998 में 100 करोड़ के म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ठीक है जी। इतना ही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? चार धाम प्रोजेक्ट। चार धाम प्रोजेक्ट क्या है जी? चार धाम प्रोजेक्ट है जी, ये एक रोड, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट करेगा। कितने किलोमीटर का? 889 किलोमीटर, यानी कि 889 किलोमीटर का हाईवे डेवलप करेगा। कहाँ पे करेगा? इसमें जी ये प्रोजेक्ट आएंगे बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, यानी कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा ना जी, जो उत्तराखंड से होकर जाती है, कैलाश मानसरोवर उत्तराखंड स्टेट में आते हैं जी। यमुनोत्री, चार धाम, केदारनाथ, गंगोत्री, यहाँ पे जो ये पूरा सर्कल है इसको डेवलप करेगा, यहाँ पे रोड बनाएगा जी। ये चार धाम प्रोजेक्ट है। इसमें कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट, मतलब कि जो पर्यावरण के जो ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं ना जी, पर्यावरण को मानने वाले, उन्हें इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने आरोप लगाया है कि गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, एक ऑर्डर था जी सुप्रीम कोर्ट का, कि माउंटेनियस एरिया पे, यानी कि जो पहाड़ वाले एरिया हैं, हिली एरियाज है, माउंटेनियस एरियाज, उनमें एक पर्टिकुलर लेंथ से ज़्यादा रोड चौड़ा नहीं बनाया जा सकता। मतलब तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, मान लो इतनी लिमिट थी, ये इस लिमिट से ज़्यादा वाइड रोड बनाया जा रहा है, ज़्यादा विड्थ का। तो इन्वायरमेंटलिस्ट ये बोल रहे हैं।
बस हमें याद क्या रखना है कि ये 4 धाम प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। ये बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री वगैरह में ये रोड डेवलपमेंट करेगा जी नेशनल हाईवे पे। कितने किलोमीटर का? 889। बस नेक्स्ट टॉपिक क्या जी? आदि महोत्सव। आदि महोत्सव क्या है जी? ये एक अभी आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है जी। कहाँ पे? एमपी में। ये क्या है? एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है जी। नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल मतलब जो आदिवासी होता है ना, जंगलों में रहते हैं, उनका त्यौहार है नेशनल फेस्टिवल, ट्राइबल फेस्टिवल। किसने अभी इसे इनिशिएट किया जी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने और ट्राइफेड ने। ट्राइफेड क्या है जी? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कोऑपरेटिव है ट्राइफेड, जो ट्राइबल्स के जो भी ट्राइबल्स की जो होते हैं इश्यूज़ उनको देखभाल करती है, उनके ट्राइब मतलब कि ट्राइब्स के लिए काम करती है ये ट्राइफेड। तो ट्राइफेड ने और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर मतलब जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसने और ट्राइफेड ने मिलकर इसे अभी इनिशिएट किया है। कहाँ पे? एमपी में। एमपी में इनिशिएट किया है। ठीक है जी। ये किसका फेस्टिवल है? क्या शोकेस करता है? ट्रेडिशनल आर्ट, हैंडीक्राफ्ट्स, कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। मतलब जो ट्राइब्स की आर्ट हैं, ट्रेडिशनल आर्ट हैं या कल्चरल उनके रीति रिवाज या हैंडीक्राफ्ट का मतलब है जो उन्होंने हाथों से कुछ चीज़ें बनाई हुई होती है ना, जैसे मान लो हाथों से बना लेते हैं पंखा जो हवा देने वाला होता है, तो ये वगैरह उनके शोकेस करेगा ये फेस्टिवल। ठीक है जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ 1.5 टाइम्स फार्मूला फॉर क्रॉप एमएसपी। मतलब कि एमएसपी से, एमएसपी क्या है जी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य ये 1.5 टाइम्स फार्मूला मतलब इससे 1.5 गवर्नमेंट ने इसे प्रपोज रखा है। पहले ही रखा था। कब रखा था? ये बजट जो पास हुआ था 2019-18 का, 2018-19 का जो बजट पास हुआ था इंडिया का, उसमें अनाउंस किया था कि जो एमएसपी रहेगा। एमएसपी क्या होता है जी? मान लो कोई क्रॉप बोनी है अभी हमें, किसान जब कोई भी क्रॉप बोता है, मान लो गेहूँ बोता है, धान बोता है या बाजरा बोता है, तो उसके बोने से पहले मतलब उसके उगाने से पहले सरकार उसका एमएसपी एक प्राइस, एक मूल्य निर्धारित करती है कि हम गेहूं को मान लो 3,000 पर क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे किसान से। तो यही होता है एमएसपी। तो क्या मतलब है जी? एमएसपी का मतलब जो भी गवर्नमेंट ने एमएसपी निर्धारित किया है, अनाउंस किया है फसल बोने से पहले, उससे नीचे उस किसान को मूल्य नहीं मिलेगा। मतलब कि ये इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। मतलब गवर्नमेंट एमएसपी पे तो खरीदेगी उस किसान की फसल को, वरना इस किसान एमएसपी से ज़्यादा भी खरीद सकती है। ये होता है जी एमएसपी, मतलब न्यूनतम समर्थन प्राइस, कि इतना प्राइस तो किसान को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी। अब ये 2018-19 के बजट में प्रपोज रखा था गवर्नमेंट ने कि हम एमएसपी को 1.5 टाइम देंगे प्रोडक्शन कॉस्ट का। मतलब जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट आई है किसान की मतलब फसल उगाने में जितनी भी लागत आई है, उस लागत से 1.5 गुना ज़्यादा प्राइस देंगे हम किसान को। ठीक है जी। अब ये क्या है जी? कौन एस्टिमेट करता है ये प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई है किसान की? ये करता है CACP करता है। इसकी क्या फुल फॉर्म है? कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर प्राइस इसका होता है जी। आगे बताऊंगा, ध्यान नहीं रहा जी क्या है इसकी। कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर प्राइस, कॉस्ट एंड देखेंगे जी, आगे देखेंगे इसे। इसमें CACP मतलब ये कमीशन है जी। क्या है जी? कमीशन है ये CACP। ठीक है जी। ये क्या करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये है शायद इसकी फॉर्म। ये क्या करता है? किसान की कितनी लागत आई है कोई भी फसल उगाने में, उसका एस्टिमेट करता है, उसका मतलब कि मूल्यांकन करता है, देखता है कि कितनी कॉस्ट आई है किसान की। तो इसके बेस पे जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस करती है। और गवर्नमेंट में कौन सी पर्टिकुलर एक संस्था है जो करती है, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट है? वो है जी कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये इसको अप्रूव करती है एमएसपी को। मतलब रिकमेंडेशन कौन करती है? सिफारिश कौन करती है? CACP करती है और अप्रूव करती है कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है जी। अब क्या क्या इसमें और मतलब किस किस बेस पे डिसाइड किया जाता है ये जी? एक तो या तो A2 पे डिसाइड होगा प्रोडक्शन कॉस्ट,
या A2+FL, ये A2+FL पे होगा या फिर C2 पे होगा। अब ये A2FL C2 क्या है ये देख लेते हैं। देखो जी, A2 क्या होता है? A2 है जी, A2 का मतलब है जितने भी किसान की जो डायरेक्टली कॉस्ट आई है उगाने में, मान लो फार्मर क्या है, बीज खरीद के लाया, सीड खरीद के लाया, फर्टिलाइज़र लेके आया, खाद लेके आया, पेस्टिसाइड कीटनाशक लेके आया, और जितनी लेबर हायर किया, उसने लैंड लीज पे दी, फ्यूल जितना लगा, मान लो डीजल जितना लगा, इरिगेशन में जितना खर्चा आया, वो मिला के सब क्या होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी, तो उसी को बोलते हैं A2। ठीक है जी, A2। और A2+FL क्या है? A2+FL है जी, मान लो जी उसकी FL का फुल फॉर्म है जी फैमिली लेबर। मान लो किसान ने कोई फसल लगाई है, गेहूँ लगाए हैं, तो गेहूँ काटने में ज़रूरी थोड़ी नहीं है किसान की हायर्ड लेबर लेगा, यानी कि दूसरे लोगों से काम कराएगा। हो सकता है जी उसकी फैमिली ने भी काम किया, किसान के बच्चों ने भी फसल काटने में सहायता दी हो, किसान खुद भी काम करता है खेतों में, तो उसकी लेबर, जो उसकी लेबर है उसका प्राइस भी इंक्लूड हो जाता है उसमें, जो फैमिली ने भी काम किया है किसान खेत में वो भी। तो इसे A2+FL बोलते हैं जी। ठीक है। हाँ, फिर C2 क्या होता है? C2 होता है जी, मान लो ये लैंड है किसान की, ठीक है जी, मान लो कोई बिजनेसमैन होता, कोई यहाँ पे फैक्ट्री लगती, मान लो साइकिल बनाने की कोई फैक्ट्री लगती यहाँ पे लैंड पे, तो कोई कंपनी जो मालिक है वो लैंड उधार लेता, और जो भी रेंट पे लेता इस लैंड का किराया भी तो देता हर महीने। मान लो किसी से लैंड ये लीज पे लेता, उधार लेता, तो क्या जी इसका हर साल कुछ ना कुछ मान लो 1 लाख रुपए किराया देता, तो ये किसान को नहीं मिलता है ये। ठीक है जी, तो C2 में वो भी इंक्लूड हो जाता है कि किसान की जो लैंड है, भूमि है जो किसान की, तो उस पे वो खेती करता है, जो क्रॉप कल्टीवेशन करता है, उस पे भी उसे उसकी जो कॉस्ट है पर ईयर की, मान लो पर ईयर की उसकी कॉस्ट है 1,000 रुपये, उसका रेंट मिलना चाहिए, तो वो भी इंक्लूड हो जाता है C2 में। ठीक है जी। A2 में क्या होता है? सिर्फ बीज, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड मतलब खाद, बीज ये वगैरह इंक्लूड होते हैं, इरिगेशन, फ्यूल। और FL A2+FL में फैमिली लेबर भी इंक्लूड हो जाती है, जो उसके बच्चों ने या खुद ने काम किया है। और C2 में जो उसकी लैंड है, भूमि है, उसकी कॉस्ट भी, मतलब उसकी रेंटल कॉस्ट, पर ईयर की रेंटल कॉस्ट क्या होगी वो भी इंक्लूड हो जाती है C2 में। इस पे जी 3 तरीके से ये MSP डिसाइड हो सकता है। अभी किस पे सरकार ने किस पे देने की बात कही है? इस पे A2+FL पे का 1.5 गुना, A2+FL का 1.5 गुना की बात हुई है जी। अभी MSP जो किसान का आंदोलन चल रहा है जी, इस पे MSP के लेकर कि MSP को की प्रोविज़न नहीं थी उसमें कि MSP मिलेगा ही मिलेगा, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं जी। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020। ये किसने रिलीज की है जी? वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। ये WHO ने, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये UN की, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। ठीक है जी। इसने रिपोर्ट रिलीज़ की है मलेरिया की, किस पे की, मतलब कितने मलेरिया के केस रिडक्शन हुए, कितने रिड्यूस हुए, कितने कम हुए। तो इंडिया में क्या हुआ जी? इंडिया में 2019 में 70.6%, मतलब 17.6% रिड्यूस हुए हैं मलेरिया के केस 2018 के मुकाबले। जितने 2018 में केस थे उतने उससे 17.6% कम हुए हैं केस। ठीक है जी। और ओवरऑल इसमें क्या है जी, एक और डेटा दिया गया है कि 2000 में इंडिया में क्या था, 20,31,790, मतलब 20,31,790 केसेस थे। और डेथ कितनी होती थी मलेरिया से, मतलब मलेरिया के टोटल केस तो इतने थे लगभग 20 लाख, और 1932 डेथ होती थी 2000 ईयर में। और 2019 में ये घट के कितने हो गए केस मलेरिया के, लगभग ये 3,38,000, और डेथ सिर्फ 77 रह गई हैं। ठीक है जी, इतना रिडक्शन हुआ है इसमें। और इससे रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए हैं मलेरिया से। WHO ने एक इनिशिएटिव लिया मलेरिया को घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। कौन सा? हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव। ये 11 कंट्रीज़ में चल रहा है WHO का, इंडिया में भी चल रहा है जी ये। ठीक है, 11 कंट्रीज़ में। क्या नाम है इसका? हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट। किसके लिए? मलेरिया को घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए WHO ने ये इनिशिएटिव चला रखा है 11 कंट्रीज़ में, जिसमें इंडिया भी शामिल है। दूसरा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा जी? इसका ये
4 स्टेट में, इंडिया में 4 स्टेट में इम्प्लीमेंट हो रहा है जी ये। कहाँ कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है जी। एक और इंडिया ने इनिशिएटिव चला रखा है, इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक इनिशिएटिव चला रखा है। कौन सा? नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। ये 2016 में लॉन्च किया था। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2016 में 2016 में लॉन्च किया था नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्या है? एक और है, नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। ये 2017 से 2022 के लिए था, तब तक था। किसने लॉन्च किया था? ये भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था 2017 में, और 2022 तक चलेगा ये। बस इतना ही था जी मलेरिया में। अब मलेरिया क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मलेरिया क्या होता है? एक डिसीज़ होती है मलेरिया, किससे होती है? पैरासाइट से। पैरासाइट से जैसे जी मान लो कोई डिसीज़ होती है वायरस से, जैसे कोरोना किससे होती है? वायरस से। कोई होती है बैक्टीरिया से, जैसे टीबी बैक्टीरिया से होता है। कोई फंजाई, ये फंगी से होती है, FUNGI फंगी से। तो ये मलेरिया किससे होता है? पैरासाइट से। किससे? पैरासाइट से। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? मान लो एक को पैरासाइट से हो गया मलेरिया, तो अगर इस आदमी को मलेरिया है तो ये ट्रांसमिट हो सकता है। कैसे? कौन ट्रांसमिट करता है इसे? एनोफिलीज मॉस्किटोज। ये एक मच्छर है जिसका नाम है एनोफिलीज, और फीमेल मच्छर ही इसे करता है, मतलब मादा मच्छर जो होगा। और मच्छर का क्या नाम है? फीमेल है, एनोफिलीज। एनोफिलीज मॉस्किटो। लेकिन हाँ, ये प्रिवेंटेबल और क्यूरेबल डिसीज़ है। इसको, मलेरिया को ठीक भी किया जा सकता है और प्रिवेंट भी किया जा सकता है। और जो पैरासाइट सी होती है, उस पैरासाइट का नाम क्या है? पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट। और ये 5 तरह के पैरासाइट से कॉज हो सकता है मलेरिया। 5 तरह के पैरासाइट से, एक जिसमें से 2 का नाम है, एक पी फाल्सीपैरम और पी वाइवैक्स। ये थ्रेट पहुंचाते हैं। बस इतना ही था मलेरिया में, पैरासाइट से होता है, ये ध्यान रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020। ये किसने रिलीज़ किए? स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2020, WMO की क्या फुल फॉर्म है? वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक UN की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है ये WMO। इसने रिलीज़ किया ग्लोबल क्लाइमेट, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020। ये क्या बताया इसने? इसने कहा है जी, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, मान लो 1850 से लेके 1900 में जो टेम्परेचर था, मान लो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, उससे लेके 2020 में 2020 में 1.25 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है। कितना? 1.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ गया है। ये लिखा है इसमें। अब द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इन 2020 इज सेड टू बी अबाउट 1.2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल किसको मानते हैं? मतलब जब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी, जब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उससे पहले का जो पीरियड था, उससे पहले जो टेम्परेचर था वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस था। उससे 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 2022 में। और एक और दिया है कि ये जो डेटा कलेक्ट किया है, कब से कब तक का कलेक्ट किया है? जनवरी से अक्टूबर का, 2020 में जनवरी से अक्टूबर तक का कलेक्ट किया है ये। बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट किससे रिलेटेड है? BNT162b2। ये क्या है? ये Pfizer वैक्सीन है जी। Pfizer वैक्सीन का नाम सुना होगा ना, अभी न्यूज़ में चल रही है इसका। ये ब्रिटेन फर्स्ट कंट्री हो गया जिसने अप्रूव कर दिया इस वैक्सीन को, जिसका नाम ये भी बोलते हैं Pfizer BioNTech कोविड-19 वैक्सीन। इसे यूज के लिए फर्स्ट, पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन फर्स्ट कंट्री हो गया जिसने Pfizer को अप्रूव कर दिया है कि अब लोगों में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन को हिंदी में टीका बोलते हैं। जैसे आपको बचपन में चेचक के टीके लगे होंगे ना, ऐसे ये वैक्सीन लगाई जाएगी अब ब्रिटेन में, अप्रूव दे दिया ब्रिटेन ने। जो ब्रिटेन ने दिया है उसकी, ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है मेडिसिन के लिए।
और उसने कहा है कि ये जो Pfizer वैक्सीन है ये 95% अप टू 95% तक इसमें प्रोटेक्शन देती है। ये कोविड-19 के अगेंस्ट, कोरोना वायरस के अगेंस्ट 95% तक ये प्रोटेक्शन देती है। ये जो Pfizer की जो कंपनी है ये कहाँ की कंपनी है? फार्मास्यूटिकल कंपनी, अमेरिकन कंपनी है। और दूसरी एक जर्मन बायोएनटेक, ये जर्मन की, इन दोनों ने मिला के ये वैक्सीन बनाई है। और ये किस पे बेस्ड है? आरएनए पे बेस्ड है। किस पे? आरएनए पे। आरएनए वैक्सीन है ये। पता है ना आपको, डीएनए आरएनए सुने होंगे, डीएनए आरएनए हमारे ब्लड में होते हैं, तो ये आरएनए पे बेस्ड है वैक्सीन। बस इतना याद रखना है इसमें। अगला नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? कावन। कावन क्या है जी? अभी क्या है जी, जो पाकिस्तान में एक जू है, पाकिस्तान में एक जू है, जू का मतलब चिड़ियाघर, वहाँ पे एक अकेला हाथी था, एलिफेंट, वो अभी पाकिस्तान से निकाल के पाकिस्तान के जू से कंबोडिया में शिफ्ट कर दिया है। कंबोडिया में, कंबोडिया एक कंट्री है जी, उसमें शिफ्ट कर दिया है। तो ये वर्ल्ड का लोनलीएस्ट एलिफेंट इसे डिसाइड किया है, डिक्लेयर किया है। मतलब लोनलीएस्ट का मतलब है अकेला, विश्व में सबसे अकेला हाथी। ये पाकिस्तान के एक जू में था, चिड़ियाघर में, ये वहाँ से शिफ्ट करके कहाँ कर दिया? कंबोडिया में। इसी को कावन नाम दिया है, कावन। ठीक है जी, कावन याद रखना, कावन। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है जी? AIPA। ये क्या है? अपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक कमेटी बनाई है। किसने जी? हमारे इंडिया ने। इंडिया में किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उस कमेटी का नाम है ये अपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर पेरिस एग्रीमेंट। अब ये पेरिस एग्रीमेंट क्या है? पेरिस एग्रीमेंट है जी 2015 में एक, ये समझ लो, कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं, 2015 में। कहाँ पे? पेरिस में हुई थी। पेरिस कहाँ पे? फ्रांस की कैपिटल है जी, फ्रांस कंट्री है, उसकी कैपिटल है पेरिस, वहाँ पे हुई थी। वहाँ पे UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई थी 2015 में पेरिस में मीटिंग हुई थी, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की। वहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ था पॉल्यूशन से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जो हमारे इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज हो रहा है या पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे रिलेटेड एक एग्रीमेंट हुआ था, उसी को बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है, कमेटी बनाई है, जिसका नाम रखा है ये अपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, AIPA। और इसे चेयरमैन, अध्यक्ष कौन रहेगा इसका? जो सेक्रेटरी है ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में, वही इसका चेयरमैन रहेगा। इसका पर्पज़ यही है जी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको देखना। ठीक है। और जो पेरिस एग्रीमेंट में क्या किया था कि हमारे जो इंडिया ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अनाउंस किए थे, मतलब खुद अपने आप से एक कंट्रीब्यूशन डिटरमाइंड किया था कि हम इतने परसेंट तक, लगभग 33 to 35% जो कार्बन इमिशन है वो घटाएंगे। कार्बन इमिशन क्या है जी? पॉल्यूशन एक तरह से समझ लो, कार्बन इमिशन घटाएंगे। कब तक? 2030 तक। तो उस यही है जी NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बॉडी बनाई है जिसका नाम है AIPA। ठीक है जी, यही था इसमें, बस इतना याद रखना। AIP बनाई है, किसने बनाई है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। किस लिए? पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण चेंज, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण परिवर्तन। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है जी, क्या है? हनी मिशन। हनी मिशन क्या है? ये हनी मिशन फार्मर्स में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, आदिवासीज, वुमेंस और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, बेरोजगार जो यूथ है, उनमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए हनी मिशन लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? KVIC 3 साल पहले। कब किया था? आज से 3 साल पहले KVIC ने। KVIC क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़
कमीशन ने लॉन्च किया था क्या, हनी मिशन 3 साल पहले। किस लिए कि फार्मर्स को है जो एम्प्लॉयमेंट दिलाई जाए, आदिवासीज़ को, वुमन को, जो बेरोज़गार यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए हनी मिशन है क्या। इससे जी हनी का प्रोडक्शन होगा, हनी मतलब शहद का प्रोडक्शन। बी कीपिंग करेंगे मतलब मधुमक्खियों को पालेंगे, जो डिब्बे से होते हैं ना, बी हाइव्स होते हैं जो मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में। बी हाइव्स होते हैं, डिब्बे से मधुमक्खियाँ पालते हैं, उसमें हनी प्रोडक्शन होगा। ये हनी मिशन के अंदर होगा क्या, ये ट्रेनिंग जो KVIC है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और 10 बी बॉक्सेस देगा फार्मर्स को, बी कीपर्स को और जो बेरोज़गार यूथ हैं उनको। ये ट्रेनिंग भी देगा उन्हें और कोर्सेज़ कराएगा कि हनी प्रोडक्शन कैसे होता है और क्या क्या इसमें होता है। अब ये KVIC क्या है इसे जान लेते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब है, ये किसी एक्ट के द्वारा बनाई है, मतलब पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास किया होगा उससे बनाई है। और एक होता है जी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके प्रोविजन दिए हुए हैं उससे बनाई है, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और स्टैट्यूटरी मतलब जो किसी एक्ट से पास हुई है। ये एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन एक्ट ऑफ 1956 में बनाया। ये एक्ट पास किया था और ये बॉडी बनी थी 1957 में। इस एक्ट से बनी थी इसलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं KVIC। और क्या जी इसमें, ये किसके अंडर आती है ये KVIC, ये कमीशन है जो किसके अंडर काम करता है, कौन से मंत्रालय के अंदर, ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME शॉर्टकट में बोलते हैं जी, मिनिस्ट्री ऑफ MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। इसका काम क्या है, इसका काम यही है जी कि जो खादी वगैरह और विलेज इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करना रूरल एरियाज़ में खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना। इसने 1957 में जब ये बना था, इसने जो ऑल इंडिया खादी और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड था, इससे पहले इस कमीशन के बनने से पहले एक बोर्ड हुआ करता था जिसका नाम था ऑल इंडिया खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड। उसका सारा काम इसने ले लिया था। अब ये सारा काम KVIC करता है इसका बोर्ड का, और इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। कुछ इसके रीजनल ऑफिस हैं 6, कहाँ पे, दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी। बस इतना ही था इसमें, याद रखना। हनी मिशन किसने लॉन्च किया था, KVIC ने। KVIC किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी, मार्कोज बीइंग डिप्लॉयड इन ईस्टर्न लद्दाख। मार्कोज हैं क्या जी, मार्कोज का मतलब है मेरीन कमांडोज या मरीन कमांडोज भी बोलते हैं बहुत से, मरीन कमांडोज या मेरीन कमांडोज ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय किए हैं। डिप्लॉय का मतलब गवर्नमेंट ने वहाँ पे सैनिक को तैनात कर दिया है, खड़े कर दिया है वहाँ पे कि यहाँ पे रक्षा करने के लिए। डिप्लॉय का मतलब कहाँ पे है जी, ईस्टर्न लद्दाख आपने देखा होगा, ये इंडिया का सिरा आपने देखा होगा ये मैप में, ये इंडिया है। ये जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट कर दिए हैं अभी, एक जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख का पार्ट है। और जो ये एरिया है हमारे इंडिया का, ये चाइना के पास है, इसे बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं, अक्साई चीन बोलते हैं इसे। और जो ये लाइन है ना डॉटेड में दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन डॉटेड, इसे बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लिखा भी यहाँ पे LAC। तो यहीं पे है जी ये पेंगोंग सो लेक, ये जो लेक बनी हुई है ना पेंगोंग सो लेक, ये वाली लेक पेंगोंग सो लेक है। ये वाली पेंगोंग सो लेक, ये ब्लू सा वाटर है। ये पेंगोंग सो लेक के अराउंड में अभी मार्कोज डिप्लॉय किए हैं इंडिया ने। मार्कोज ईस्टर्न लद्दाख में। ये किसकी ब्रांच है मार्कोज ये देख लेते हैं किसकी ब्रांच है। ये मेरीन कमांडोज है जी, ये मेरीन कमांडोज, इसे ऑफिशियली बोलते हैं मेरीन कमांडो फोर्स, MSMCF, मेरीन कमांडो फोर्स। ये एक स्पेशल फोर्स यूनिट है किसकी, इंडियन नेवी की यूनिट है ये। कौन सी, MCF, मार्कोज
ये मार्कोस मरीन कमांडो फोर्स। और इसे कब बनाया गया था, फाउंडेड कब किया गया था मार्कोस को? 1987 में। किसमें? 1987 में इसे बनाया गया था। ये कैपेबल है जी, मार्कोस किसके कैपेबल है ऑपरेशन करने के लिए? कहाँ कहाँ पे? सी में, एयर में और लैंड में, तीनों क्षेत्र में, समुद्र में भी, हवा में भी और लैंड पे भी, तीनों एरियाज़ में ये कैपेबल है ऑपरेशन करने के लिए। और यही लिखा है इसने रेपुटेशन प्राप्त किया। पहले भी इसे डिप्लॉय किया गया था कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, झेलम रिवर पे और वुलर लेक पे। वुलर लेक जानते हैं ना आप? वुलर झील, लेक का मतलब झील, जम्मू कश्मीर में वुलर लेक है। ये फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक जम्मू कश्मीर में। इस पे भी पहले इसे डिप्लॉय किया गया था मार्कोस को। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है जी? ये जी थर्ड स्टिमुलस पैकेज फॉर मिशन कोविड सुरक्षा। मिशन कोविड सुरक्षा के लिए तीसरा स्टिमुलस पैकेज यानी कि पैसे दिए हैं। स्टिमुलस पैकेज का मतलब है गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं जी इसे। कौन से, किसके लिए? मिशन कोविड सुरक्षा के लिए। कितने पैसे दिए? 900 करोड़ 900 करोड़ रुपए दिए हैं इंडिया ने अभी मिशन कोविड सुरक्षा के लिए। इसमें क्या क्या दिया गया है? जो एक ग्रांट है किसे दी गई है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को। किसको दी गई है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को दी गई है। किसके लिए? रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए, कोविड वैक्सीन के लिए। कोविड-19 की वैक्सीन डेवलपमेंट, वैक्सीन मतलब जो कोरोना की वैक्सीन बनाई जाए, इसके वैक्सीन बनाने के लिए 900 करोड़ रुपए दिए हैं गवर्नमेंट ने। किसको? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए। कौन से मिशन के अंडर? मिशन कोविड सुरक्षा के अंडर 900 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को वैक्सीन डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है जी। अब ये क्या करेगी? ये रिसर्च और डेवलपमेंट करेगी। ये जी रिसर्च और डेवलपमेंट करेगी वैक्सीन के लिए, क्लिनिकल ट्रायल करेगी इसे। ये पहले ये जी इसे लीड कौन कर रहा है? मिशन कोविड-19 सुरक्षा को कौन लीड कर रहा है? ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही कौन सा एक काउंसिल आती है जिसका नाम है बिराक की फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। इस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ये आती है बिराक। ये इसे इम्प्लीमेंट करेगी। किसको? मिशन कोविड-19 सुरक्षा को, मतलब वैक्सीन डेवलप करने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए कोविड-19 की। और इसमें इसका कोई सपोर्ट भी कर रहा है? हाँ जी, इसमें इसका सपोर्ट भी कर रहा है। किसका? बिराक का, वैक्सीन बनाने में। कौन? नेशनल बायो फार्मा मिशन के अंडर इसे सपोर्ट मिल रहा है। और एनसीपी मिशन के अंदर इसे कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट मिल रही है। किसके लिए? वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए बिराक को। ठीक है जी, यही हमारे आर्टिकल थे। ये आपने इसको क्या याद रखना है इसमें कि ये मिशन कोविड-19 सुरक्षा किसने लॉन्च किया था, कि कौन लीड कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसे लीड कर रही है। और वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए बिराक इसमें इम्प्लीमेंट कर रहा है इसको। बस ये याद रखना। यही आज के आर्टिकल थे। थैंक यू वेरी मच।